Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 14th of April 2023. 14 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English. सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो आज है 14th ऑफ अप्रैल. आज के दिन हम मनाते हैं क्या? अंबेडकर जयंती. ठीक है, तो 125 फीट का लगभग स्टैच्यू आपको अनवील होता हुआ देखने को मिलेगा आज के दिन. कहाँ पर? तेलंगाना में. जी हाँ, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आज के दिन 125 फीट का स्टैच्यू को अनवील करेंगे. किनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए हैं, सो वहां पर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. गुड्स एक्सपोर्ट ग्रो 6%, इंपोर्ट 16.5% in 2022-2023. Monthly export contracted for the fourth time in last 6 months this March with a 13.9% drop amid flattering global demands. The goods trade deficit for the year 2022-2023 rose almost 40% from the previous year. ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले साल से इस साल लगभग 40% बढ़ा है. ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रेड डेफिसिट के बारे में भी जानेंगे. उससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ओके, इंडियाज गुड एक्सपोर्ट डिक्लाइन फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ इन मार्च, falling a sharp 13.9% to 38.38 billion, while import dipped 7.9% to 58.11 billion dollar. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया, हमारे कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट कहते हैं. ठीक है, जहाँ पर एक कंट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करता है और बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, सो ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट कहते हैं. ओके, नाउ द गुड ट्रेड डेफिसिट रोज ऑलमोस्ट 40% to over 266 billion in 2022-2023 compared to 190 billion in 2021-2022. तो आप देख सकते हैं 2021-22 का ये डाटा है, लगभग 190 बिलियन डॉलर के आसपास था ट्रेड डेफिसिट. ओके, ये बढ़कर कितना हो गया 2022-23 में? 266 बिलियन डॉलर. ठीक है, तो लगभग 40% का ये ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिला है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो 5 मेन इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में यहाँ पर जोड़ते हैं, दैट इज राइस, केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, आपके यहाँ पर हो गए पेट्रोलियम एक्सपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स. ठीक है, तो ये जो 5 मेन एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट किससे करते हैं? 3-4 कंट्रीज हैं. ठीक है, एक तो हो गया रशिया. आज के दिन रशिया से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. क्या? ऑयल. ठीक है, ऑयल हमें बहुत ही कम अमाउंट में मिल जा रहा है रशिया से, इसलिए हमारा रशिया के साथ जो इंपोर्ट हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है. ठीक है, चाइना से हम आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर एक चीज़ खरीद लेते हैं चाइना से. ठीक है, लेकिन हम चाइना को बहुत कम ही दे पाते हैं. ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्री कौन है? यूएसए. जी हाँ, यूएसए से भी हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, हालांकि यूएसए को हम बहुत कम परचेज करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हो गया आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी. ठीक है, ये बहुत सारे अदर कंट्रीज होंगे. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. यूएई भी हो गया. ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है, तो ये भी हमारा, इनसे भी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा देखने को आपको मिलता है, ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलता है. लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट आपको अगर पूछे किस कंट्री के साथ देखने को मिलता है, तो ये है चाइना. ठीक है, चाइना से हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं और चाइना को हम बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये आपको याद रखना है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर एक आर्टिकल स्किप किया गया है. ओके, सो हम द हिंदुस्तान टाइम्स से मूव करते हैं. यहाँ पर इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे. कल के दिन ये लिस्ट को पब्लिश किया गया. ओके, जगन मोहन रेड्डी वेल्थिएस्ट, ओनली ममता नॉट करोड़पति इन दिस लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़.
आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी जी, ये सबसे वेल्दिएस्ट चीफ मिनिस्टर रहे ऑफ द कंट्री विद अ सेट ऑफ 510 करोड़। ठीक है, एक्चुअली ये जो एनालिसिस है ये किसके द्वारा किया गया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा ये एनालिसिस को किया गया और लगभग 30 चीफ मिनिस्टर के डाटाज को यहाँ पर एनालाइज किया गया और पाया गया कि 29 इसमें करोड़पति है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 29 चीफ मिनिस्टर करोड़पति हैं और सिर्फ एक यहाँ पर बची हैं, कौन, ममता बनर्जी, जिनके पास असेट है 15 लाख के आसपास का। ओके, नाउ मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ द करोड़पति चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और टॉप 3 आपको याद रखना है, टॉप 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के हैं, जिनके पास 510, 163 और 63 करोड़ की प्रॉपर्टीज है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। और इस लिस्ट में सबसे बॉटम में कौन है, इस लिस्ट में सबसे बॉटम में आपको मिलेंगे ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे मूव करते हैं, सेकंड पेज पे चलते हैं, अपने आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। दिल्ली लॉस 1527 कोविड-19 केसेस, हेल्थ मिनिस्ट्री सेज रेडी टू हैंडल सिचुएशन। ठीक है, तो दिल्ली में ही ना केवल ऑल अदर कंट्रीज में आपको अगर देखेंगे तो केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आज के डेट में पर डे के केसेस लगभग 10,000 के आसपास क्रॉस हो चुका है। ओके, और दिल्ली में अगर आप देखें तो 1527 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कोविड के। और ये जो सर्ज है हमें किस वेरिएंट की वजह से हमें देखने को मिला है, तो इस वेरिएंट की वजह से XBB.1.16। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये इश्यू जारी किया है, ये नोटिस जारी किया है कि ये जो वेरिएंट है ये इतना खतरनाक नहीं है। ठीक है, लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इन्फेक्शियस नहीं है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी यहाँ पर लोगों को प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर इनके द्वारा एक्चुअली कहा गया कि हमारे पास इनफ वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है, ICU बेड्स हैं कि हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, अंबेडकर स्टैच्यू टू बी अनवील्ड टू डेट। आज के दिन आपको 125 फीट का जो स्टैच्यू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, यह आपको हैदराबाद में आपको अनवील्ड होता हुआ देखने को मिलेगा बाय द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ठीक है, एंड ये एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ किसके यहाँ पर जो स्टैच्यू है इसको अनवील करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ग्रैंडसन प्रकाश अंबेडकर के प्रेजेंस में इस स्टैच्यू को एक्चुअली अनवील किया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन था स्टैच्यू का, इसका जो डिसीजन है 2016 में लिया गया और इसके बाद एक टेक्निकल कमेटी को फॉर्म किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया, सो दैट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर सके फॉर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इरेक्टिंग इट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, अंबेडकर जयंती और भीम जयंती इज ऑब्जर्व 14th of April to commemorate the memories of Dr. भीमराव अंबेडकर, इंडियन पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14th of April को कॉमेमोरेट करते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हैं। ठीक है, अंबेडकर जयंती मनाते हैं, भीम जयंती आप बोल लीजिए। ठीक है, इनकी मेमोरीज को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमेमोरेट करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ग्रेट पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ग्रेट पॉलिटिशियन थे ये। ओके, सोशल रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, आप सभी को पता है ये सारी चीजें। ओके, इट मार्क अंबेडकर बर्थडे हु वाज बोर्न ऑन 14th of April 1891। ठीक है, तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। हिज बर्थडे ऑल्सो रेफर्स टू एज इक्वालिटी डे बाय सम इन इंडिया। ठीक है, तो इनके बर्थडे को इक्वालिटी डे भी कहा जाता है इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। अंबेडकर जयंती के दिन यहाँ पर आपको पब्लिक हॉलीडेज आपको देखने को मिलेगा मोर देन 25 स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स के नाम है और यूनियन टेरिटरीज के भी नेम है। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, आपका यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो लगभग 25 से ज़्यादा स्टेट्स में आपको यहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि आज की डेट क्या है। आज के दिन यहाँ पर अंबेडकर जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता दूं कि एडिटोरियल सेक्शन में एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो कि यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, नाउ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे दिया जाता है
और किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे दिया जाता है वो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। ठीक है, एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ये किसके रिगार्डिंग आया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को अभी रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि अप्रैल 10 को यहाँ पर उनको रिकॉग्निशन मिला है एज अ नेशनल पार्टी का। ठीक है, तो किस बेसिस पे मिला है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाउ डज अ पार्टी गेट रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। ठीक है, तो एक पार्टी को किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल पार्टी के तौर पे। द इलेक्शन कमीशन रिव्यू द पोल परफॉर्मेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी आफ्टर एवरी स्टेट असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है ये जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर रिव्यू करता है हर स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद या फिर जनरल इलेक्शन के बाद। ठीक है, और ये जो रिकॉग्निशन है नेशनल पार्टी का ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, पैरा 6B ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में ये मेंशन किया गया है बाय द कमीशन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ पार्टी बिकम्स एलिजिबल टू बी अकॉर्डेड नेशनल स्टेटस इफ इट मैनेज टू फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन को भी किसी पार्टी ने मैनेज कर लिया फुलफिल करने में तो उसको स्टेट पार्टी से उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तीनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तभी वहां पर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। ओके, अब पहला क्या है, दैट इज इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। ठीक है, तो अगर आपने 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा रिकॉग्नाइज किया है तो आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी माना जाएगा। ठीक है, तो जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इन्होंने इसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पर उनको नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ये 4 स्टेट के नाम कौन कौन है, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, इन चारों स्टेट में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टेट पार्टी के तौर पे। ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड इन 4 स्टेट। ठीक है, तो चारों स्टेट में जितने भी वोट पोल्ड होंगे उनमें से अगर 6% इन्होंने सिक्योर कर लिए इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन तो इनको माना जाएगा नेशनल पार्टी के तौर पे। ठीक है, नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इफ इट विंस 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा। ठीक है, अगर लोकसभा में 2% सीट अगर जीतते हैं फ्रॉम द 3 स्टेट तो यहाँ पर इनको माना जाएगा क्या कि ये नेशनल पार्टी है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 स्टेट है, सॉरी ये 4 स्टेट है जिनमें आम आदमी पार्टी ने नेशनल स्टेट पार्टीज का दर्जा हासिल किया और उसी के बदौलत अभी इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। नाउ यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस हैं, जैसे कि फॉर द रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इट हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड एंड 2 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन एंड 1 इन लोकसभा पोल। ठीक है, तो 1 सीट आपको लोकसभा पोल में लेना पड़ेगा। ठीक है, असेंबली इलेक्शन में आपको 2 सीट और लगभग जितने पोल्ड होंगे सीट्स, ठीक है, जितने भी वोट्स पोल्ड होंगे उसमें आपको 6% लेना पड़ेगा। ठीक है, ना कुछ अदर अल्टरनेटिव्स है, एलिजिबिलिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर जनरल इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन द पार्टी हैज टू विन 3% ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होगा उसमें लगभग 3% सीट यहाँ पर पार्टी को जीतना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एट द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा जनरल इलेक्शन द पार्टी हैज टू विन 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट अलॉटेड फॉर द स्टेट। ठीक है, तो हर लोकसभा सीट पे आपको 1 लोकसभा सीट यहाँ पर आपको जीतना पड़ेगा। हर 25 लोकसभा सीट पे आपको 1 लोकसभा सीट आपको यहाँ पर जीतना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी हैज टू पोल 8% ऑफ द वोट इन द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में आपको 8% वोट आपको यहाँ पर द पार्टी को पोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस पार्टी को किस बेसिस पे स्टेट पार्टी माना जाता है और किस पार्टी को किस बेसिस पे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टेट पार्टी और जो कुछ यहाँ पर नेशनल पार्टीज है उनको बेनिफिट्स हैं। ओके, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्री ब्रॉडकास्टिंग टाइम फ्रॉम द ऑन स्टेट रन टेलीविजन एंड रेडियो यहाँ पर मिलता है इनको। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व पार्टी का सिंबल मिल जाता है। ठीक है, कंसल्टेशन इन सेटिंग द इलेक्शन डेट्स। ठीक है, इलेक्शन डेट को सेट करने में यहाँ पर कंसल्टेशन दे सकते हैं ये। तो ये सारे यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर जो स्टेट पार्टीज है और नेशनल पार्टीज है वो यहाँ पर उठाते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आतिफ अहमद सन असद शॉट डेड इन झांसी एनकाउंटर। ठीक है, तो झांसी एनकाउंटर में आसिफ अहमद का जो सन था असद, ठीक है, इसको मार दिया गया।
ठीक है। और जो सीएम हैं इनके योगी जी, ये बहुत ही ज़्यादा अपलॉड कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस की तारीफ की है कि बहुत ही अच्छा काम किया आप लोगों ने। ठीक है, इनके ऊपर मैं आपको बता दूं, असीद और गुलाम के ऊपर लगभग 5-5 लाख का यहाँ पर इनाम रखा गया था। ओके, और एक इनके ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झांसी यहाँ पर जो इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर इनको मारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो इनकाउंटर हुआ है ये एक्चुअली फोर्स टीम के द्वारा लीड किया जा रहा था, जिनको लीड कर रहे थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेवंदू, ठीक है, एंड विमल। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ। ये जो दोनों इंसान हैं असद और गुलाम, ये बहुत सारे प्रीवियस एक्चुअली केसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, दिस कम मोर देन 45 डेज, यहाँ पर आप सारी चीजें समझ जाइएगा, दिस कम मोर देन 45 डेज आफ्टर द मर्डर ऑफ लॉयर उमेश पाल। ठीक है, विटनेस ऑफ 2005 मर्डर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी एमएलए राजू पाल इन प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विटनेस्ड है, ठीक है, उमेश पाल एक लॉयर थे। ठीक है, इनका मर्डर किया गया था। ठीक है, इनका मर्डर किया गया था और इन्हीं के ये जो असद और गुलाम है इनके द्वारा ही इनको मारा गया था। और ये जो उमेश पाल है जो लॉयर है, ये आई विटनेस थे। ठीक है, ये आई विटनेस थे 2005 के मर्डर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे राजू पाल। ठीक है, जो कि प्रयागराज में इनका मर्डर हो गया था। ठीक है, द लॉयर अलॉन्ग विथ 2 पुलिस गार्ड वाज शॉट डेड आउटसाइड हिज होम। ठीक है, तो उनके घर के बाहर ही उनको गोली मार दिया गया। फॉर्मर एमपी आतिफ अहमद एंड हिज ब्रदर खालिद आजम आशीष अलीस अशरफ, ठीक है, वाइफ सविस्ता प्रवीण असद एंड 10 अदर्स वर नेम्ड एज द अक्यूज इन दिस केस। ठीक है, तो ये सारा जो मर्डर केस था वो इनमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको असद को तो मार दिया गया है। ठीक है, अभी गुलाम की यहाँ पर जो तलाश है वो जारी है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। ब्राजील इज बैक सेज लुला ड्यूरिंग द विजिट टू चाइना। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट इज शेड्यूल्ड टू मीट शी जिनपिंग विथ होम ही विल डिस्कस यूक्रेन वॉर एंड फॉर्मर ब्राजील लीडर डिल्मा रोसेफ टेक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको यहाँ पर संघाई चाइना में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर शी जिनपिंग से मिलेंगे और यूक्रेन वॉर के पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। यूएस एयर नेशनल गार्ड्समैन सस्पेक्टेड ऑफ लीकिंग सीक्रेट डॉक्यूमेंट टू बी अरेस्टेड। वही मैं सोच रहा था कि अभी ये न्यूज अब तक क्यों नहीं आया, 3-4 दिन हो चुके हैं इस न्यूज को। ठीक है, उसके बाद भी आज जाकर ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है, कुछ जी यूएस के जो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर लीक हो गए हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा किसको? रशिया को। ठीक है, यूक्रेन वॉर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। ठीक है, चाइना के कुछ डॉक्यूमेंट्स, चाइना के बारे में कुछ लीक हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो गया है और आने वाले टाइम में ये जो बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस होगा किसको? यूएस को। ठीक है, और इसमें जो सस्पेक्ट है वो यूएस का एयर नेशनल गार्ड्समैन को माना गया है। ठीक है, अगेन अभी भी उसकी तलाश जारी है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बिजनेस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता है कल का मैच के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।